हेलो एवरीवन। रेजोमैक डिवीजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी तैयारी में एक नई सीरीज लेकर आया है न्यूज़पेपर डिस्कशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और ऑब्वियसली उससे क्वेश्चन बनते हैं। और करंट अफेयर्स में भी जो सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर है, उन सभी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आज हमने द हिंदू न्यूज़पेपर लिया है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर की जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आज हम उसको देखते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए थोड़ा काम की बैठ सकती है। सबसे पहले यदि हम आगे बढ़ें, यदि फर्स्ट पेज पे देखें तो अभी हमारे राजस्थान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस क्या हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल नेचर की न्यूज़ है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ये नहीं बनेगा कि कितने एमएलएज ने इस्तीफा दिया, कितने एमएलएज ने रिजाइन करा, कौन कौन वो थे। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो ये बनता है वो ये है कि ये एमएलए जो रिजाइन कर रहे हैं वो किसके पास जा रहे हैं। क्या वो गवर्नर के पास जा रहे हैं अपना रिजाइन देने, या किसी और के पास जा रहे हैं, या प्रेसिडेंट के पास जा रहे हैं, या विधानसभा के जो हमारे जो स्पीकर हैं उनके पास जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पूरी न्यूज़ में कंक्लूजन ये निकलता है इस पूरी न्यूज़ का कि ये 92 एमएलए जो हैं वो हमारे सीपी जोशी जो अभी राजस्थान की विधानसभा के जो चेयरमैन है, स्पीकर हैं, उनके पास जाते हैं। तो हमारे लिए जो कंसेप्ट वाली बात है वो यही है कि जो हमारे जो एमएलए जो हैं, यदि उन्हें रिजाइन करना हो, इस्तीफा देना हो, तो वो अपनी जो रेस्पेक्टिव विधानसभा है, उस विधानसभा के जो भी स्पीकर होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, उसको अपना रिजाइन सौंपते हैं, अपना इस्तीफा देते हैं। अब एक यदि थोड़ा और ब्रॉड चले, तो ये तो हमने एमएलए की बात कर ली। या ऐसे ही हम यदि पूरा ओवरऑल देखें, तो जो अलग-अलग पॉलिटिकल पोजीशन पे जो लोग हैं, यदि उन्हें रिजाइन करना हो तो वो कहाँ जाएँगे? इसमें यदि देखें, हाँ, यदि हम एमपी के अलावा देखें तो एमएलए के अलावा देखें तो और लोग देखें, यदि हम एमपी की बात करें, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, यदि उन्हें अपना रिजाइन करना हो, तो जो जिस भी हाउस से वो आते हैं, जैसे लोकसभा के एमपी हैं तो वो लोकसभा स्पीकर को, और राज्यसभा के एमपी हैं तो वो राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उन्हें अपना रिजाइन देते हैं। इसी तरीके से यदि एक मिनिस्टर है तो क्या मिनिस्टर भी जो स्पीकर होते हैं उन्हें अपना रिजाइन देते हैं? तो ऐसा नहीं है। मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, जबकि एमपी एमएलए लेजिस्लेटिव का पार्ट है। मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो हमारा प्रेसिडेंट होता है। इसलिए यदि इनमें से कोई मिनिस्टर के पद से अपना इस्तीफा देता है, तो उस मिनिस्टर के पद से इस्तीफा अपना प्रेसिडेंट को सौंपता है। ये पूरा एक कंसेप्ट बनता है। इसी तरीके से इसमें प्राइम मिनिस्टर हो या हो तो भी वो जो भी प्रेसिडेंट होंगे उसको देंगे, और यदि सीएम है और एक यदि स्टेट के लेवल के मिनिस्टर है, तो वो अपना जो रिजाइन है वो उस स्टेट के जो भी रेस्पेक्टिव गवर्नर हैं उनको अपना रिजाइन देते हैं। इस तरीके से पूरा एक लिस्ट हम बना सकते हैं कि जो जो पॉलिटिकल जो पद पे जो बैठे लोग हैं, यदि उन्हें अपना रिजाइन देना हो तो वो कहाँ देंगे। इस न्यूज़ से यही बनता है कि इन एमएलएस ने जो अपना रिजाइन दिया वो किस पर्सन को दिया, और जिस पर्सन को दिया वो किस पोजीशन को होल्ड कर रहा था। यही इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। इसमें यदि हम आगे बढ़ें, अगली न्यूज़ में हम आगे बढ़ें, तो इसी फ्रंट पेज पे ही अगली न्यूज़, ये पॉलिटिकल नेचर की न्यूज़ है कि नीतीश और लालू के बीच में क्या चल रहा है, एंटी बीजेपी जो फ्रंट है उसकी, ये पॉलिटिकल नेचर की न्यूज़ है। हमारे काम की जो न्यूज़ है वो है हमारे लिए आगे यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी के बारे में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका एक स्टेटमेंट आया है। स्टेटमेंट क्या है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके रिगार्डिंग आया है, किसके प्रोस्पेक्ट में आया है, तो वो है यूएनएससी के बारे में और वीटो के बारे में। तो हम क्या, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही हो जाता है कि यूएनएससी क्या है, ये वीटो होती क्या है। तो सबसे पहले हम यूएनएससी की ही बात करें तो यूएनएससी जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। यूनाइटेड नेशन की टोटल 6 बेसिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंपॉर्टेंट, उनमें से एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा यूएनएससी भी है। अगेन जब यूएन बना था तो ये यूएनएससी भी उसी टाइम पे बन गया था 1945 में, अक्टूबर 1945 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा कि कब बनने के बाद जो दूसरा क्वेश्चन बनेगा वो ये बन सकता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपके न्यूयॉर्क में है। अगेन यूएनएससी में होता कौन कौन है, इसका स्ट्रक्चर कौन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पार्ट बनेगा हमारा। तो इसका इसमें स्ट्रक्चर में बात करें तो टोटल यूएनएससी में 15 मेंबर होते हैं। अब इन 15 मेंबर कौन होते हैं, ये कैसे इलेक्ट होते हैं, तो इसके मेंबर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं परमानेंट मेंबर, एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। नॉन परमानेंट मेंबर, परमानेंट मेंबर में टोटल 5 मेंबर्स हैं। पहला
यूएसए, दूसरा यूएसएसआर जो कि आज के टाइम में रशिया जिसे बोलते हैं, थर्ड चाइना, फोर्थ यूके और फाइव फ्रांस। ये आप थोड़ा सा यदि हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आप इस चीज को रिकॉल कर सकते हैं कि 1945 में जब ये बना था तो उस टाइम की जो भी मेजर पावर्स थी वो इस यूएनएससी में परमानेंट मेंबर के की पोजीशन को एट प्रेजेंट होल्ड करते हैं। ये 5 मेंबर्स हमारे परमानेंट हो गए, जबकि 10 मेंबर्स जो होते हैं वो टेम्पररी या नॉन परमानेंट होते हैं। नॉन परमानेंट का मतलब है कि टाइम टू टाइम ये मेंबर्स इलेक्ट होते जाते हैं। इनके इलेक्शन की बात करें तो इनके इलेक्शन जो है वो जोग्राफिकल बेसिस पे डिवाइड हो रखा है। दरअसल इसमें जो परमानेंट मेंबर नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो 10 सीटें हैं वो 10 सीटों में जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जोग्राफिकल बेसिस पे होता है। देखते हैं कैसे। हमारे जो अफ्रीका वाला रीजन है उस अफ्रीका वाले रीजन से इन 10 में से 3 मेंबर्स जो होंगे वो अफ्रीकन रीजन से होंगे। ऐसे हमारा जो एशिया पैसिफिक है उस एशिया पैसिफिक से टोटल 2 मेंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारा यूरोप में देखें तो वेस्टर्न यूरोप जो है हमारा, जिसमें हम जर्मनी वगैरह ये सारे कंट्रीज आते हैं, स्विट्जरलैंड वगैरह, उससे 2 मेंबर्स आते हैं। इसके बाद एक मेंबर हमारा ईस्टर्न यूरोप से आ जाता है। यूएसएसआर के विखंडन के बाद से आप देख सकते हैं कि जो नए कंट्रीज हैं हमारा जो यूक्रेन वगैरह है ये सारे ईस्टर्न यूरोप में आते हैं और वहाँ से एक मेंबर आता है। और हमारे जो 2 मेंबर्स जो है वो हमारे लैटिन अमेरिका और जो है ब्राजील वगैरह, अर्जेंटीना, उन कंट्रीज से आते हैं। तो आप जोड़ लीजिए टोटल 10 होते हैं। ऐसे 10 मेंबर्स ये जो है वो टाइम टू टाइम इलेक्ट होते जाते हैं। ये सारे नॉन परमानेंट होते हैं। अब ये क्वेश्चन बनता है कि इंडिया क्या अभी यूएनएससी का पार्ट है? थोड़ा सा यदि कॉमन सेंस लगाएं तो इंडिया यदि यूएनएससी का पार्ट है, इसीलिए अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो स्टेटमेंट भी उसी के रिगार्डिंग दे रहे हैं। इंडिया एट प्रेजेंट 2022 में यूएनएससी का पार्ट है। इन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से एक परमानेंट मेंबर भी जो है वो इंडिया भी है। अगेन जो इंडिया किस ज्योग्राफिकल रीजन से रिप्रेजेंट होता है तो वो है हमारा एशिया पैसिफिक। एशिया पैसिफिक रीजन से हमारा इंडिया का रिप्रेजेंटेशन जाता है। अगेन इस यूएनएससी एक बॉडी है, हर बॉडी का अपना कोई चेयरमैन होता है, प्रेसिडेंट होता है। तो यूएनएससी का चेयरमैन कौन होता है? क्या ये जो हमारे जो 5 परमानेंट मेंबर हैं क्या वही होते हैं या फिर नॉन परमानेंट मेंबर को भी इसकी पोजीशन मिलती है? तो यदि हम इसमें देखें तो इसकी जो प्रेसिडेंसी है, इसकी जो चेयरमैनशिप है वो मंथ टू मंथ बदलती है। हर मंथ पर किसी नए स्टेट कंट्री को इसमें प्रेसिडेंसी का मौका मिलता है। इसमें अभी देखें तो हर 12 महीने के लिए प्रेसिडेंसी अलग अलग होगी। क्या अभी एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या इंडिया के पास क्या अभी इसकी प्रेसिडेंसी है? तो इंडिया के पास अभी नहीं है, लेकिन हमारे आने वाले दिसंबर 2022 में इसकी जो चेयरमैनशिप होगी, इसकी जो प्रेसिडेंटी होगी वो हमारे इंडिया के पास ही होगी। और इसमें एक वर्ड, ये पूरा हमने यूएनएससी के बारे में पढ़ लिया। इसमें हम दूसरे वर्ड की बात कर रहे थे, वो था हमारा वीटो। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि वीटो पावर किससे रिलेटेड है, किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? तो वो है हमारा यूएनएससी से। दरअसल होता क्या है, जो हमने ये डिवीजन देखा परमानेंट वर्सेस नॉन परमानेंट का, तो इसमें जो परमानेंट जो हमारे जो मेंबर्स हैं ये 5, इनको एक एब्सोल्यूट पावर दी गई है जिसे ही हम वीटो बोलते हैं। यानी यूएनएससी की इस 15 मेंबर्स की मीटिंग में, 15 कंट्रीज की इस मीटिंग में यदि कोई डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में यदि इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक उस डिस्कशन को अपोज कर देता है तो वो डिस्कशन वहीं रुक जाता है, यानी वो डिस्कशन पास नहीं होता। यानी इस पूरी बॉडी के यूएनएससी की इन मीटिंग्स में इनको अपनी जो पावर है किसी भी रिजोल्यूशन को रोकने की, वही पावर वीटो कहलाती है, जिसमें ये किसी भी रिजोल्यूशन को अपना एक सिंगल मेंबर, यहाँ पर ये भी डिपेंड नहीं करता कि मैं क्या 15 टोटल मेंबर्स में से मेजोरिटी में जा रहा है कि माइनॉरिटी में जा रहा है कि मेजोरिटी से पास हो रहा है, नहीं हो रहा। कोई भी एक मेंबर यदि इन 5 में से कोई भी एक मेंबर यदि उस रिजोल्यूशन को अपोज कर देता है, अपनी वीटो का यूज कर लेता है, तो उसको तो वही रिजोल्यूशन वहीं रुक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमेशा से ये डिमांड रहती है कि इंडिया को भी यूएनएससी का एक परमानेंट मेंबर बनाया जाए। लेकिन इस परमानेंट मेंबर में सबसे ज़्यादा हमारे जो दिक्कत आ रही है इंडिया के परमानेंट मेंबर बनने में, वो है चाइना का वीटो पावर। चाइना हमेशा वीटो लगा लेता है। मैंने अभी कहा था कि कोई भी एक मेंबर यदि परमानेंट मेंबर यदि वीटो लगा लेता है तो वो रिजोल्यूशन वहीं रुक जाता है। हमारे इंडिया की यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप पे
जब भी कोई रिजोल्यूशन आता है, कोई भी मेंबर इसके लिए प्रस्ताव रखता है, तो चाइना उस पर वीटो लगा देता है और वो प्रस्ताव, वो जो प्रपोजल है वो वहीं खत्म हो जाता है। यही दिक्कत हमारे साथ आ रही है। यही 2 वर्ड यहाँ पर की इंपॉर्टेंट थे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि किसने, जयशंकर जी ने क्या कहा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा। स्टेटमेंट तो बदलते रहते हैं, लेकिन यूएनएससी क्या है ये नहीं बदलता, और क्वेश्चन के मैक्सिमम चांसेस यहीं से होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से बने। अगेन हम आगे बढ़े तो ये इस न्यूज़पेपर के ही फ्रंट पेज पर आपको एक खूबसूरत एक पिक्चर दिख रही होगी। आर्ट एंड कल्चर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है, और इस आर्ट एंड कल्चर को भी आजकल एक नया ट्रेडिशन, एक नई पद्धति चली है कि इस आर्ट एंड कल्चर को करंट से रिलेटेड करके देखा जाता है। आर्ट एंड कल्चर में हम कई सारे आर्ट एंड कल्चर में हम कई पिक्चर्स वगैरह को देखते हैं, प्लेसेस को देखते हैं, तो उसी में से एक हमारा आर्ट एंड कल्चर का है ये एक मैसूर प्लेस। इस मैसूर प्लेस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये मैसूर प्लेस पिक्चर में दिख रहा है, ये मैसूर प्लेस है कौन, इसे बनाया किसने। दरअसल मैसूर जो है वो कर्नाटक में है। इस कर्नाटक में सबसे ज़्यादा एक्टिव थी, वो थी हमारे वाइकियाड डायनेस्टी। वाइकियाड डायनेस्टी ने इसको बनाया था। तो एक क्वेश्चन बनेगा कि किस डायनेस्टी ने बनाया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन कब ये बनना स्टार्ट हुआ था, 1897 में, और 1912 में ये बन गया था। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे इस पर बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इसे बनाया कौन था, इसका ओनर कौन था। तो इसके जो ओनर थे वो थे हमारे महारानी प्रमोदा देवी, उन्होंने इसको बनाया था। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन ये बन जाएगा कि मैसूर प्लेस कहाँ है। तो ये तो कॉमन सेंस है, मैसूर यदि कर्नाटक में है तो इतना सिंपल तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये कर सकते हैं कि ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है, ये किस डायनेस्टी ने इसको बनाया था। और ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे भी कि बनते भी हैं। अब अगेन न्यूज़पेपर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर क्या इवेंट हो रहा है। यहाँ पर दशहरे का इवेंट होने वाला है, यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जाएगी। अब जाएगी, कितने टाइम का भाषण दिया, क्या प्रोग्राम है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि मैसूर प्लेस के बारे में आप क्या जानते हो, उसके हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री का पार्ट है। मैसूर प्लेस आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री से यदि क्वेश्चन बनेगा तो वो इसकी डायनेस्टी से बनने की सबसे ज्यादा चांसेस हैं। आगे बढ़ते हैं कि हमारा फ्रंट पेज था। आगे यदि हम बढ़े तो ये दिल्ली एडिशन है, तो इसमें दिल्ली की जो लोकल न्यूज है वो आती है। अगेन आगे बढ़ते हैं, अग्रसेन जयंती के बारे में बता रखा है। तो आपसे पूछ देगा कि अग्रसेन जयंती कब मनाई थी है, इस साल अग्रसेन जयंती कब थी, तो वो थी हमारी 26 सितंबर को। अगेन आगे बढ़ते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट है। ये अगेन ये सिटी की न्यूज़ है, दिल्ली एडिशन है, तो दिल्ली की जो लोकल न्यूज़ है उसके बारे में बता रखा है। यदि आप दिल्ली का स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं तो ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, वरना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि इसमें आगे बढ़े तो आपको एक गवर्नर दिख रहे होंगे। थोड़ा इसमें यदि हम हमारे लिए पार्लियामेंट के हिसाब से एक टर्मिनोलॉजी आई है कि हमको एक गवर्नर दिख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे पंजाब पंजाब गवर्नर एग्रीज फॉर द असेंबली सेशन टुमारो। अगेन इसमें आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि पंजाब के गवर्नर कौन है, या फिर ये नहीं पूछेगा कि बनवारी लाल पुरोहित कौन है। एक्चुअली बनवारी लाल पुरोहित ने करा क्या है, क्वेश्चन वहां से बनेगा। पर्सनैलिटी से क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है। इन्होंने क्या करा है कि एक असेंबली सेशन बुलाया है, उस पर एक डिस्प्यूट चल रहा था गवर्नर और जो गवर्नमेंट जो सीएम पेश होते हैं भगवंत मान, उनके बीच में असेंबली सेशन को बुलाकर। अगेन क्वेश्चन ये बनने के चांसेस ज्यादा हैं कि असेंबली सेशन कौन बुलाता है। आपने सुना होगा कि एक असेंबली है, यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसका जो चेयरमैन है वो तो आप वहाँ के जो विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं वहाँ के चेयरमैन होंगे, लेकिन असेंबली सेशन बुला कौन रहा है, गवर्नर बुला रहा है। तो अगेन क्वेश्चन ये बनेगा कि एक असेंबली सेशन बुलाना है तो उस पर उसको बुलाने का जो राइट है वो किसके पास है, तो वो राइट जो है उस स्टेट के रेस्पेक्टिव गवर्नर के पास होता है। यदि यही चीज हम सेंटर के लेवल पर अप्लाई करें तो हमारे पार्लियामेंट का सेशन बुलाना है तो उस पार्लियामेंट सेशन को बुलाने का जो राइट है वो हमारे गवर्नर के रेस्पेक्ट में देखें तो वो हमारे प्रेसिडेंट के पास होगा, न कि लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर के पास में। ये तो हो गया सेशन बुलाने का। अब सेशन को फाइनल फुल एंड करना है तो वो राइट किसके पास है, तो वो राइट भी इन्हीं के पास है। सेशन को बुलाना है और सेशन को टोटली खत्म करना, टोटली मतलब उस दिन के बाद से सेशन नहीं लगेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि असेंबली के या पार्लियामेंट के सेशन में बीच बीच में भी सेशन रुकता रहता है, चाहे वो 10 मिनट के लिए रुके या 2 दिन के लिए रुके। क्या उसमें भी बार बार इस तरीके से हमें गवर्नर या प्रेसिडेंट की
रजामंदी की जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। इसमें टोटल ऑन स्पॉट एक्शन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी पार्लियामेंट की किसी लोकसभा में या राज्यसभा में या स्टेट असेंबली में कोई हंगामा हो रहा है, उस हंगामे को खत्म करने के सबसे अच्छा तरीका है कि उस जो मीटिंग जो पार्लियामेंट की में लोकसभा या राज्यसभा या किसी स्टेट असेंबली की जो मीटिंग चल रही है उसको वहीं रोक दिया जाए। तो ऑन स्पॉट डिसीजन लेना है, तो ये ऑन स्पॉट डिसीजन जो टेम्पररी किसी सेशन को रोकने का जो राइट है, उस जो भी उस पोजीशन पे बैठा होता है, चाहे वो चेयरमैन हो, जो भी उस सीट पर बैठा होता है, लोकसभा स्पीकर है, हमारे राज्यसभा स्पीकर है, उस रेस्पेक्टिव स्टेट के रेस्पेक्टिव जो भी हमारी जो बॉडी है उसके जो चेयरमैन होते हैं उनके पास होता है। यही 3 क्वेश्चन बनेंगे कि असेंबली सेशन बुलाता कौन है, असेंबली सेशन को फाइनल फुल एंड खत्म कब तक चलेगा, कि फाइनल द एंड कौन करता है, और बीच बीच में यदि इसमें जरूरत पड़ती है तो बीच बीच में जो एक्शन लेने होते हैं वो कौन लेता है। ये हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। इसी में हम आगे बढ़े, स्टेट्स की न्यूज है। अगेन ये स्टेट्स की न्यूज है। स्टेट के लेवल पर यदि किसी पर्टिकुलर स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे स्टेट्स में क्या चल रहा है, बिहार में क्या चल रहा है, यदि आप बिहार की तैयारी कर रहे हैं तो ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें भी जो हमारे जो जीके से रिलेटेड है उससे जोड़ के देखना पड़ता है। अगेन आगे बढ़े इसमें, तो इसमें आपको एक चीज एडिटोरियल पे आते हैं। द हिंदू का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है वो है आपका एडिटोरियल। सबसे पहले जो एडिटोरियल आपको जो लाइन दिख रही होगी वो है सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाना चाहूंगा, आपसे पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा कि अभी क्या चल रहा है, आपसे सबसे ज्यादा चांसेस है वो पूछेगा कि सॉफ्ट पावर है क्या, या सॉफ्ट पावर किससे रिलेटेड है। दरअसल पावर्स 3 तरीके की होती है। एक होती है हमारी सॉफ्ट पावर, एक होती है हमारी हार्ड पावर, और एक लास्ट इन दोनों से मिलकर बनती है वो है हमारी स्मार्ट पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ये तीनों वर्ड है, ये तीनों वर्ड हमारे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़ते हैं, सीधे सीधे जुड़ते हैं। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले सॉफ्ट पावर को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और किसी दूसरे कंट्री का, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और यदि उसे यूएसए का कोई पर्सन सिटीजन, यूएसए का कोई सिटीजन देख रहा है, और वो यूएसए का सिटीजन यदि फुल्ली इंडिया के सपोर्टर्स की तरह ही इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, यदि वो यूएसए का सिटीजन, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी गुडविल है, इंडिया के लिए उसकी वो गुडविल को समझता है। यही चीज सॉफ्ट पावर है। जब आप बिना किसी उससे आप जुड़े हुए भी आप उसको अपने आप से रिलेटेड करें। यूएसए के सिटीजन वाला हमने देखा, इसमें आप नीरज चोपड़ा वाला एग्जांपल देख लीजिए। यदि हमारा नीरज चोपड़ा यदि हमारे इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, यदि दूसरे देश के कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी सॉफ्ट पावर है। यानी सॉफ्ट पावर आपकी स्पोर्ट्स से जुड़ सकती है। इसके अलावा यदि कोई हमारे यहाँ विजिट करता है, कोई हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, वो हमारे यहाँ के कल्चरल जो प्लेसेस हैं, जैसे किसी मंदिर हुई, मस्जिद हुई, उसको विजिट करते हैं, तो वो भी हमारी सॉफ्ट पावर कहलाएगी। यानी जो हमारे ट्रेडिशन को समझते हैं, जो हमारे कल्चरल एस्पेक्ट को समझते हैं, वो हमारी सॉफ्ट पावर कहलाएगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट पावर को एक्सटेंड करने का काम करते हैं वो है हमारे डायस्पोरा। डायस्पोरा वो लोग होते हैं जो कि फॉरेन में रहने वाले इंडियन सिटीजन है। इंडियन वो इंडियन डायस्पोरा कहलाएंगे। वो डायस्पोरा एक एग्जांपल से ही समझाते हैं। यदि दिवाली का टाइम है और यदि इंडिया के सिटीजन्स यदि यूके में रह रहे हैं और लंदन में रह रहे हैं, यदि वो लंदन में किसी पब्लिक प्लेस पर कोई प्रोग्राम करते हैं, उस पब्लिक प्लेस पर यदि कोई प्रोग्राम करते हैं, तो वो प्रोग्राम से यदि कोई पर्सन्स इससे इफेक्ट होते हैं, तो वहाँ के जो लोकल जो रेजिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, वो इफेक्ट होते हैं, तो उसके जो इफेक्ट पड़ता है वो एक सॉफ्ट पावर का ही होता है। इसके अलावा दूसरा है हार्ड पावर। हार्ड पावर को मिलिट्री पावर भी बोला जाता है। दरअसल जिसमें सीधे सीधे जो अपनी जो पावर को स्टेब्लिश करने के लिए जिस चीज का सहारा लिया जाता है वो है आपकी मिलिट्री बंदूक, जो हमारे जो वेपन्स है उसका यूज करा जाता है। और जो कंट्री अपनी सॉफ्ट पावर को भी एक्सटेंड करती है और हार्ड पावर को भी एक्सटेंड करती है, यानी वो सॉफ्ट पावर में भी अच्छी है और हार्ड पावर में भी अच्छी है, तो उसके लिए बोला जाता है कि ये अपनी
इनके पास स्मार्ट पावर है। इस तरीके से 3 पावर एग्जिस्ट करती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉफ्ट पावर किससे रिलेटेड है, हार्ड पावर किससे रिलेटेड है। तो ये किसी गाड़ी के इंजन से रिलेटेड नहीं है, ये किसी दूसरी चीज से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये हमारी डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। आपसे एक ऑप्शन दे देगा कि क्या ये डिप्लोमेसी से रिलेटेड है, तो हाँ, ये डिप्लोमेसी से रिलेटेड है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ही, इसी पॉलिटिक्स में एक वर्ड आगे बढ़े तो अगला जो एडिटोरियल है वो मल्टीलैटरलिज्म पे है। इसमें आपको एक चीज अगेन जो है, यहाँ पर वर्ड से क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अगेन पूछ लेगा कि मल्टीलैटरलिज्म किससे रिलेटेड है। मल्टीलैटरलिज्म भी हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। या फिर मल्टीलैटरलिज्म होता क्या है। आपने एक कहानी सुनी होगी कोल्ड वॉर की। जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही 1991 तक हमारे वर्ल्ड में टोटल 2 ग्रुप हुआ करते थे, 2 गुट थे। एक ग्रुप था यूएसए का और एक ग्रुप था आपका यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, जो कि एट प्रेजेंट में रशिया वाला पार्ट है। इसमें जो थे इस तरीके से, यदि किसी तीसरे कंट्री को, फॉर सपोज इंडिया को है, यदि इंडिया को वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना पोजीशन लेना है तो या तो वो यूएसए के पार्ट ग्रुप में जाएगा या यूएसएसआर के ग्रुप में जाएगा। यदि इसी तरीके से दूसरी कंट्री ले, पाकिस्तान को लेते हैं, तो उसे यदि अपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना स्टैंड बताना है कि हम क्या चाहते हैं, तो उसे यही बताना होगा कि हम वही चाहते हैं जो यूएसए चाहता है, यानी हम यूएसए के गुट में है, या फिर वो ये कहेगा कि हम यूएसएसआर के गुट में है। फॉर एग्जांपल, कोल्ड वॉर तक हम यानी इंडिया यूएसएसआर के गुट में था, पाकिस्तान यूएसए के गुट में था, चाइना यूएसएसआर के गुट में था शुरू में 1971 तक। इस तरीके से ये पूरे 2 गुट थे, और यही 2 गुट जो हैं वो आपके जो कहलाते हैं वो आपके बाइलेटरल ग्रुप कहलाते हैं, और इसी को जो बोला जाता है वो बाइलेटरलिज्म कहला जाता है। लेकिन टाइम के साथ चीजें बदली, 2 ग्रुप आगे जाके कहीं ग्रुप्स में बदल गए। जो यही जब 2 ग्रुप से ज्यादा ग्रुप्स बनने लगे तो उसी को बोल दिया जाने लगा मल्टीलेटरलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, आज एट प्रेजेंट इंडिया जो है वो यूएस, ऐसा बोला जाता है कि यूएसए के गुट में भी है और यूएसएस और रशिया के जो गुट में भी है। रशिया के जो गुट है, यानी रशिया के साथ भी हमारे टाई अप हैं और यूएसए के साथ भी हमारे एक अच्छे टाई अप हैं। यदि यही बाइलेटरलिज्म होता तो क्या तो हम रशिया के जो उस ग्रुप को हेड हैं उनके साथ या तो हम यूएसए के साथ रहते या यूएसएसआर के साथ रहते, जैसा कि हमने अभी बात भी करी थी कि इंडिया यूएसएसआर के साथ था। लेकिन आज हम सबके साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करके चल रहे हैं, और ये हो रहा है वो है मल्टीलैटरलिज्म। यानी आप एक साथ, कोई ये एक कंट्री है वो एक साथ कई सारे ग्रुप एग्रीमेंट्स के थ्रू या किसी और तरीके के थ्रू किसी और कंट्रीज के साथ या किसी और की जो वर्ल्ड की पावर है उनके साथ, एक से ज्यादा पावर के साथ अपना टाई अप कर सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया को ही लें, यदि आज देखें तो जो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है, एससीओ है, इंडिया उसका भी मेंबर है और इंडिया क्वाड का भी मेंबर है। शंघाई ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इंडिया के साथ साथ चाइना, रशिया भी मिलेंगे, और क्वाड में आपको इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, ये 4 कंट्रीज हैं। अब इंडिया आप देख लीजिए, क्वाड के थ्रू इंडिया यूएसए के साथ भी अपने रिलेशन मेंटेन कर रहा है और एससीओ के थ्रू इंडिया रशिया के साथ भी मेंटेन कर रहा है। तो इस पूरे 2 एडिटोरियल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एक वर्ड पे बनते हैं कि मल्टीलेटरलिज्म क्या है, हमारा सॉफ्ट पावर क्या है, ये पूरा इसमें क्या लिख रहा है, क्या चल रहा है, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस पूरे चीज को समझना जरूरी है कि मल्टीलेटरलिज्म क्या होता है। जो हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस कीवर्ड्स पे ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं इस न्यूज़पेपर के डिस्कशन में। अगेन ये महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात की न्यूज है, पर्सनल न्यूज है उनकी स्टेट वाइज। अगेन जो सबसे नेशनल लेवल की जो न्यूज आ रही है वो एक न्यूज अच्छी निकल कर आ रही है, बहुत खूबसूरत न्यूज है मिड डे मील के बारे में। मिड डे मील हमारी बहुत एक प्यारी स्कीम है। ये आप बोलें तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी, या यूँ बोलें कि वर्ल्ड लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग स्कीम है। मैंने बोला कि स्कूल में खाना खिलाने का एक तरीका है मिड डे मील स्कीम। अगेन इस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो 4 से 5 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है
कि ये स्कीम जो है वो किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, तो अगेन आप जोड़ लेंगे स्कूल में खाना खिलाने से रिलेटेड है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही होगी। दूसरा क्वेश्चन जो ये बन सकता है कि ये स्कीम आई कब थी, तो ये स्कीम 1995 में आई थी। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इस स्कीम के बेनिफिशियरीज कौन कौन है। स्कूल में तो बहुत सारे लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल है कि प्राइवेट स्कूल है, क्या क्लास कौन कौन सी हैं, क्या सारी क्लासें कवर हैं 12th तक की। तो इस स्कीम के यदि हम बेनिफिशियरीज की बात करें तो जब स्कीम आई थी 1995 में, तो इसमें जो बेनिफिशियरीज थे वो क्लास 1 से लेकर 5 तक थे। लेकिन इस स्कीम को एक्सटेंड करा गया 2007 में, और 2007 के बाद से आज तक एट प्रेजेंट जो बेनिफिशरीज हैं वो है क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। आपको कंफ्यूज कर देगा कि क्या क्लास 1 से क्लास 8 तक के सभी बच्चे इस स्कीम में कवर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। केवल गवर्नमेंट स्कूल्स के जो बच्चे हैं, आप इसमें देख लीजिए, जब पेपर में भी गवर्नमेंट स्कूल की ही ड्रेस दिखा रखी है। ये सब पेपर की यही खूबसूरती है पेपर की कि हर चीज को इसी तरीके से डिजाइन करा गया है। तो ये हमारी मिड डे मील स्कीम थी। स्कीम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, नो डाउट। इसमें कोई हर आपको छोटे बड़े सब एग्जाम्स में पूछ लेगा, तरीका कुछ भी हो सकता है, कब आई, कौन सी मिनिस्ट्री है, बेनिफिशरीज कौन है, ये सब पूछ लेगा। अब हम न्यूज पे चलते हैं, हमारे लिए न्यूज अब स्टार्ट होती है। मिड डे मील रिलेटेड फूड पॉइजनिंग केसेस एट 6 ईयर पीक। 6 साल में सबसे ज्यादा मिड डे मील से रिलेटेड जो वो केसेस आ रहे हैं उनमें फूड पॉइजनिंग के केसेस 6 साल के अपने पीक पे हैं। दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है? पहले जो था वो ये सिस्टम था कि मिड डे मील मतलब दाल चावल, और दाल चावल में जो थे वो ऑन स्पॉट पकाए जाते थे और उसमें खराब होने के चांसेस बहुत कम होते थे। ऑन स्पॉट सेम डे उन्हें पकाया जाता था, उनकी कुकिंग करी जाती थी और उन्हें बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था। लेकिन टाइम के साथ कुछ चीजें चेंज हुई। अभी कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टेट्स ने इनिशिएटिव लिए हैं कि वो इस फूड में एग्स को भी इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल कर्नाटक की बोलते हैं, तो कर्नाटक में अभी ये है, कर्नाटक जो है वो मिड डे मील के थ्रू स्कूल के जो बच्चे हैं उन्हें खाने में अंडे एग्स भी देते हैं। अभी रिसेंट में जो एक स्कीम आई थी, राजस्थान में एक स्कीम आई, वो थी अन्नपूर्णा दुग्ध योजना। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, इस स्कीम का भी नाम चेंज कर दिया गया है, बाल गोपाल दुग्ध योजना। रिसेंट में इसका नाम चेंज करा। इस स्कीम में प्रोविजन क्या था कि जो पाउडर वाला दूध इसमें दिया जाता था, पाउडर वाला मिल्क इसमें प्रोवाइड कराया जा रहा था। अब पाउडर वाले मिल्क की अपनी एक एक्सपायरी होती है कि यदि आप इसमें ये चेक करना जरूरी हो जाता है स्कूल स्टाफ के लिए कि आप अब जो आइटम सेव कर रहे हैं वो पुराने तो नहीं है। एग्स भी अपने खराब हो सकते हैं। पहले क्या था? पहले तो केवल सिंपल था, दाल चावल चपाती, ये सेम डे बनाए जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करे जाते थे। इनमें कि चीजों के खराब होने की, कि दाल पहले से खराब हो, इसके चांसेस बहुत कम रहते थे। फूड पॉइजनिंग के केसेस में ऐसे नहीं बोल रहा कि पहले नहीं आते थे, लेकिन पहले भी आते थे। लेकिन जो आजकल हमने नई नई चीजें ऐड करी गई है जिनकी अपनी एक लिमिटेड एक्सपायरी डेट होती है, लिमिटेड टाइम में वो एक्सपायर हो जाती है। तो आप यदि ये पाउडर मिल्क यदि एक्सपायर हो गया होगा, उस पाउडर मिल्क के को आप यदि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो ऑब्वियसली बात है फूड पॉइजनिंग से रिलेटेड होगा। यही चीजें ये इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश करी गई है कि फूड पॉइजनिंग अपने 6 साल के पिक पे है, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल जो अभी हमने जो खाने का जो मेन्यू चेंज करा है उससे उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप पाउडर मिल्क ले लीजिए, एग्स ले लीजिए, यानी हम एक नए ऐसे आइटम्स को इंक्लूड करने लग गए हैं जिनके एक्सपायर होने की जो डेट होती है वो बहुत लिमिटेड टाइम में एक्सपायर हो जाते हैं। तो इस वजह से ये जो अब जो दिक्कत आ रही है फूड पॉइजनिंग की, ये अपने पीक पे चल रही है। तो यदि इसको रेगुलेट करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कुछ एक्शंस लेने होंगे। जैसे जो है वो ये इंश्योर करना होगा कि जो सप्लाई जो हो रही है, जो पाउडर जो नोडल एजेंसी से स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो उनकी एक्सपायरी तो नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। यानी इसमें
कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम न्यूज़ देखें तो हमारी एडिटोरियल्स की न्यूज़ थी। इस ग्राफ के थ्रू इन्होंने ये शो करा गया है कि फूड पॉइजनिंग के केसेस कहाँ कहाँ आए हैं। जैसे मैंने अभी कर्नाटक की बात करी गई थी, तो कर्नाटक में एक्स के बाद एक्स आए, इस तरीके से तेलंगाना में भी एक्स है। तो यहाँ पर देखो आप फूड पॉइजनिंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। साउथ इंडिया में एक्स का काफ़ी ज़्यादा कल्चर है कि एक्स वहाँ की डेली जो उनका खाना होता है उसका पार्ट होता है, इसलिए आप साउथ इंडिया में देख लीजिए केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। आगे बढ़ें इसमें। अगेन हम अभी मानसून के टाइम में हैं और मानसून अपना जलवा अभी दिखा रहा है, लेकिन मानसून के साथ कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मानसून को रेगुलेट करता है, सबसे पहले बात तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मानसून से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ कौन रेगुलेट करता है, कौन उसको चेक करता है कि कब आएगा कब नहीं आएगा, तो वो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है। शिफ्टिंग मानसून पैटर्न, दरअसल मानसून कितनी तारीख को पानी आया, कितने तारीख को पानी आएगा, कितना पानी आया, कितनी रेनफॉल की एफिशिएंसी है इस बार, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टैटिकल पार्ट में ज्योग्राफी से मानसून में यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है मानसून रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। मैं आपके सामने लिखता हूँ ऑनसेट ऑफ मानसून, अगेन सेकंड ऑनसेट ऑफ मानसून, सेकंड मानसून ब्रेक, थर्ड मानसून विड्रॉ। ये इसी तरीके से पूछ लेगा। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा था कि मानसून ब्रेक्स क्या है, मानसून विड्रॉ क्या है। ये सब एक सब जो है वो सिनोनिम्स लगते हैं। ऑनसेट ऑफ मानसून क्या है, दरअसल मैं पूरी पिक्चर आपको बताता हूँ कि जब मानसून आता है तो जो मानसून का जो आने का वेलकम होता है, मानसून का जो वेलकम होता है वही जो है ऑनसेट ऑफ मानसून कहलाता है। यानी मानसून का आना ऑनसेट ऑफ मानसून कहलाता है। लेकिन आपने कभी गौर करा होगा इंडिया में जो मानसून है वो जून से लेकर अक्टूबर तक रहता है। तो क्या मानसून में जून से लेकर 1 जून से लेकर अक्टूबर तक 31 अक्टूबर तक क्या डेली पानी आता है? ऐसा नहीं होता है। कब थोड़े दिन आएगा फिर रुकेगा, फिर थोड़े दिन आएगा फिर थोड़े दिन रुकेगा। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारे मानसून की जो विंड्स आती है उनमें जो हमारे जो पानी का जो वाटर वेपर होता है उसका परसेंटेज चेंज होता रहता है। यदि वो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली रेनफॉल होगा, यदि वो कम है तो रेनफॉल नहीं होगा, ड्राई डे होगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम जो थोड़े दिन पानी आता है फिर थोड़े दिन का जो है वो ड्राई पीरियड लगता है, थोड़े दिन का 1 सप्ताह 2 सप्ताह, फिर रेनफॉल होता है, फिर थोड़े दिन ड्राई पीरियड, फिर रेनफॉल होगा, थोड़े दिन ड्राई पीरियड। तो ये जून से अक्टूबर तक ऐसे चलता है, ना कि 1 जून से 31 अक्टूबर तक रोज पानी पड़ रहा है। ऐसा नहीं होता है। टाइम टू टाइम बीच बीच में पानी रुकता है। वो इसलिए रुकता है क्योंकि जो वाटर की जो ह्यूमिडिटी है वो बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर में वाटर जो हमारे जो क्लाउड्स होते हैं उनमें वाटर वेपर ही नहीं होता तो पानी क्या आएगा। इसी बीच में जो ये बीच बीच के जो ड्राई पीरियड्स है यही चीज होती है मानसून में बीच बीच में ब्रेक लगाना। हम गाड़ी चलाते हैं तो रेस देते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं, रेस देते हैं फिर ब्रेक लगाते हैं। तो ऐसे ही आप इससे रिलेटेड करके देख लीजिए, बीच बीच में रुकना, उसी को बोलते हैं मानसून ब्रेक। और थर्ड है मानसून विड्रॉ। दरअसल जब यही मानसून की वेव्स जो विंड्स हैं, हमने अभी कहा कि इनका वेलकम होता है, यदि इनका वेलकम हो रहा है तो इन्हें हमें बाय बाय भी बोलना पड़ेगा। यानी इनका वापस ये आज आ रही हैं तो कल वापस से लौटेगी भी सही, और इनका वापस लौटना ही मानसून का विड्रॉ कहलाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। शिफ्टिंग मानसून पैटर्न्स, दरअसल हो क्या रहा है कि मानसून के लिए जो पीक पीरियड होता था, अगेन पीक पीरियड होता क्या है, पीक पीरियड का मतलब है कि सबसे ज्यादा रेनफॉल कब हो रही है। पीक पीरियड, एक पीरियड मतलब एक टाइम स्केल, उस टाइम पीरियड जो है वो हमारी अगस्त थी। अब तक ट्रेडिशनली बात करें तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली जो हमारा जो इंडिया वाला जो मिड इंडिया वाला पार्ट है, यूपी बिहार नॉर्थन इंडिया, उसमें जो है वो हमारी जो पीक पीरियड था वो हमारा अगस्त था। यानी पीक पीरियड मतलब कि सबसे ज्यादा रेनफॉल की जो इंटेंसिटी थी वो अगस्त में रहती थी। लेकिन आप पिछले साल को और इस साल को एनालाइज करिएगा कि सितंबर में भी काफी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ने लगी है। सितंबर में भी काफी ज्यादा जो इंटेंसिटी है रेनफॉल इंटेंसिटी वो बढ़ने लगी है। इसके अलावा
मानसून के आने की यानी मानसून के वेलकम की अपनी एक डेट होती थी कि मानसून जैसे केरला में पहले फिक्स था कि 1 जून को केरला में आता था, फिर इससे आगे बढ़ता था तो ये आपके कर्नाटक में 10 से 15 जून तक, फिर हमारे नॉर्थ इंडिया तक आते आते 1 जुलाई, 5 जुलाई, 10 जुलाई ये फिक्स था। लेकिन आजकल फिक्स नहीं है। मानसून जो है वो प्री भी और पोस्ट पोस्टपोन भी हो जाता है। यानी वो जो 1 जुलाई, जैसे फॉर एग्जांपल केरला में 1 जुलाई की डेट है, 1 जून की डेट है, तो वो कभी कहीं अभी देखने को मिल रहा है कि वो 1 जून के पहले भी उसका वेलकम हो रहा है, 1 जून के बाद भी वो आ सकता है, उसका ऑनसेट हो रहा है, यानी ऑनसेट की डेट बदल रही है। मॉनसून ब्रेक्स जो है उसमें कुछ पता नहीं चल रहा कि कितने दिन में मॉनसून ब्रेक्स होगा। मॉनसून का विड्रॉ बदल रहा है, पहले अक्टूबर तक चला जाता था, कभी पहले चल रहा है, कभी बाद में जा रहा है। तो यही चीज ये कहना चाह रहा है कि शिफ्टिंग मॉनसून पैटर्न। और ये सब क्यों हो रहा है, ये सब जो है वो इसका में बहुत सारे रीजंस इसमें काम करते हैं, लेकिन एक सबसे ज्यादा मेन रीजन जो बताया जाता है वो है हमारा वर्ल्ड के लेवल पर जो क्लाइमेट चेंजेस की जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, वो सबसे बड़ा इशू है इसमें कि उसकी वजह से हमारा मॉनसून पैटर्न भी डिफेक्ट हो रहा है। दरअसल होता क्या है कि मॉनसून की जो विंड्स हैं वो हमारे जेट स्ट्रीम से रिलेटेड है, और जेट स्ट्रीम का कहीं इफेक्ट पड़ता है, क्लाइमेट चेंज का कहीं ज्यादा इफेक्ट पड़ता है जेट स्ट्रीम पर, और उसकी वजह से मॉनसून पर। इसकी वजह से पूरी चीजें हमारी डिस्टर्ब हो रही है। हम कहते भी हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के एक फेस में गुजर रहे हैं, और उस फेस में जो हमारा एक रिजल्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज का, वो है हमारा मानसून पैटर्न्स का चेंजेस होना। अब मानसून पैटर्न 1 जून को नहीं आके कितने तारीख को आएगा, केरला में कितने तारीख को आएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। मानसून से रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और मानसून से रिलेटेड 2-3 टर्मिनोलॉजी बनती है, ऑनसेट, मानसून ब्रेक, मानसून विड्रॉ। इसके अलावा एक मैंने बताई आपकी फोर्थ पीक पीरियड। पीक पीरियड का मतलब जब रेनफॉल की हमारे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, वही हमारा पीक पीरियड कहलाता है। ये पूरा हमने ज्योग्राफी के मॉनसून चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज करा। इसी में आगे बढ़ते हैं। मॉनसून के बाद जो कहानी है वो इंपॉर्टेंट न्यूज जो आती है, ये हमारे डेली क्यूज है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है हमारा ये डिस्प्यूट इनके बीच में, यहाँ पर लोकल डिस्प्यूट है, ये चलता रहता है। आप जब भी ये न्यूज़पेपर खोलोगे तो हर दूसरे दिन आपको एक मिलेगा कि 2 लोगों का एनकाउंटर, 3 लोगों का एनकाउंटर। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता। हम ऑब्वियसली बात है, हमको पता है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हाँ जो है वो सब कुछ ठीक नहीं है, तो उसी का यहाँ पर न्यूज़ अपडेट होता रहता है कि आज इतने लोग मरे, आज इतने लोग। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने लोग मर रहे हैं। 92 MLA वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है वो है एक फोटो आपको दे रखा है। 2 चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ है, इस ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आपको ये फोटो दे रखा है, तो कई बार क्वेश्चन बनाने वाला इस फोटो से ही इसे जो है वो प्रभावित हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। तो ये आपके डल लेक के बारे में एक फ़ोटो दे रखा है, तो आप इतना सा ध्यान रख लीजिएगा, न्यूज़पेपर में छपा है तो कहीं किसी की नज़र में नहीं आ जाए। तो डल लेक कहाँ है आपका, श्रीनगर में है। वैसे भी ट्रेडिशनली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारे अटॉर्नी जनरल पे बनता है। अब सेंटर ने किसी को ऑफर दिया, किसको ऑफर दिया, मुकुल रोहतगी कौन थे, मुकुल रोहतगी कौन थे, सेंटर ने ऑफर दिया, इन्होंने क्यों मना करा, क्या रीजन थे, इनके पर्सनल रीजन थे या कुछ ऑफिशियल रीजन थे, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। हमारे लिए एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर निकल कर आ रहा है, वो है हमारा अटॉर्नी जनरल है कौन। अटॉर्नी जनरल होता कौन है, कौन बन रहा है, जब बनेगा तब हम इसको देख लेंगे, लेकिन अभी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल है वो हमारे एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, एक संवैधानिक पद है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसके बारे में पूरी बात करी गई है। दरअसल जिस तरीके से आप अपना एक वकील एडवोकेट रखते हैं, उसी तरीके से सरकार का भी अपना एक एडवोकेट होता है। वही एडवोकेट जो है वो हमारा एडवोकेट जनरल कहलाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं गवर्नमेंट का ये क्या है, गवर्नमेंट का ये लीगल ऑफिसर है, या यूँ बोलें सिंपल लैंग्वेज में कि ये हमारा गवर्नमेंट का एडवोकेट है। अब ये एडवोकेट तो कई हैं, हर सिटी में आपको एडवोकेट मिलेंगे, तो क्या सब कोई भी ये लीगल ऑफिसर बन सकता है अटॉर्नी जनरल? तो इसके लिए एक कंडीशन है, यदि वो एक, और इसको अपॉइंट कौन कर रहा है अटॉर्नी जनरल को, पहले अपॉइंटमेंट देखते हैं। तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो इसका जो अपॉइंटमेंट है वो हमारा प्रेसिडेंट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा।
और अपॉइंट कौन हो सकता है, विच पर्सन इज एलिजिबल, इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का एक जज बनने की कैपेसिटी रखता है, कैपेसिटी मतलब उसमें उसके लिए वो क्वालिफाई है, यानी वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, वो या तो सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही होना चाहिए, या फिर वो जो है हाई कोर्ट का पिछले 5 साल से जज होना चाहिए, या 10 साल से किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट होना चाहिए। यहाँ कंफ्यूज मत होना, हाई कोर्ट का पिछले 5 मिनिमम 5 साल तक वो जज हो, या 10 साल से ज़्यादा वो किसी हाई 2 या ज़्यादा हाई कोर्ट में वो एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हो। तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कंडीशन है। जो यदि इस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर देता है तो वो पर्सन अटॉर्नी जनरल के लिए एलिजिबल होगा। अगेन अटॉर्नी जनरल को पावर क्या होती है, तो वो सरकार की तरफ से, सरकार से रिलेटेड जितने भी केसेस होंगे, आपने कई केसेस देखे होंगे, XYZ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया जैसे लिखा होता है, जैसे कोई भी केस ले लीजिए, XYZ कोई पर्सन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो इसमें जो यूनियन ऑफ इंडिया भी एक पक्ष है, एक, तो इसमें यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो जाता है उनका वकील जाता है, यानी अटॉर्नी जनरल जाता है। ये अटॉर्नी जनरल जो है इन्हें सेकंड क्लास मिनिस्टर भी कहा जाता है। दरअसल इनकी जो पावर होती है वो एक मिनिस्टर के बराबर ही होती है, सेंट्रल मिनिस्टर की। इन्हें जितने भी सैलरी हो, इन्हें जितने भी अलावेंस मिलेंगे, ये पार्लियामेंट में भी बैठते हैं विदाउट वोटिंग, इन्हें विदाउट वोटिंग पार्लियामेंट में भी बैठने का राइट है। ये वहां पर विदाउट वोटिंग पार्लियामेंट में बैठते हैं एक मिनिस्टर के साथ में, यानी मैंने बोला कि इनकी पावर्स मिनिस्टर के साथ है, और यानी पावर्स मिनिस्टर के जैसी है, तो जब मिनिस्टर्स की बलि चढ़ती होगी तो क्या इनकी भी चढ़ती होगी? ऑब्वियसली जब मिनिस्टर्स निकल जाते हैं या वो रिजाइन कर देते हैं, पूरा हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भंग हो जाता है, वो डिजोल्व हो जाता है, तो अटॉर्नी जनरल भी अपने आप डिजोल्व हो जाता है। यानी ये कहें तो एक तरीके से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही आर्टिकल 76 में इसका जिक्र करा हो, लेकिन है तो ये एक पॉलिटिकल पोजीशन ही। आप इसको मिनिस्टर्स के ही से ही, मिनिस्टर जो पोजीशन है उससे रिलेटेड कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पावर्स के मामले में ये मिनिस्टर्स के इक्वली होते हैं। ये हमारा अटॉर्नी जनरल था, हमने इसको देखा पूरा अपॉइंटमेंट क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी पावर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में इसको जगह दी गई है, ये सारी बातें हमने देखी अटॉर्नी जनरल। अब अटॉर्नी जनरल आने वाले टाइम में कौन बनेगा, अभी के वेणुगोपाल को कौन रिप्लेस करेगा, ये आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन हमने इसका जो बैकग्राउंड था, स्टैटिक पार्ट था, वो सारा देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आती है, अगेन ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, केजरीवाल की दिल गुजरात विजिट। एक न्यूज़ जो आ रही है वो है आपकी इलेक्शन कमीशन पे। यहाँ पर दो चीज़ें समझनी होगी आपको। यदि हेडिंग देखते हैं तो आपके को सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आपके इलेक्शन कमीशन होता कौन है और ये क्या रहे हैं। इलेक्शन कमीशन टू पुश फॉर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पार्टीज, पहले ये स्टेटमेंट समझते हैं। दरअसल आप अभी देख रहे होंगे कि इंडिया की ही एक नेशनल पार्टी में इलेक्शंस की बात करी गई है, वो है हमारी कांग्रेस पार्टी में अभी इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शंस तो पब्लिक के होते हैं, पार्टीज के कब से इलेक्शन होने लग गए। दरअसल यही खूबसूरती इंडियन डेमोक्रेसी की है कि हमारी जो पार्टीज है, स्पेशली जो नेशनल लेवल पे मेजर पार्टीज है, उनकी भी अपनी एक डेमोक्रेसी है। वहाँ का जो प्रेसिडेंट होता है पार्टी का, नॉट इंडिया का, उस प्रेसिडेंट का भी अपना एक इलेक्शन हो रहा है, ना कि वो किसी के कमेटी के थ्रू नॉमिनेट हो रहा है। तो यही खूबसूरती इंडियन डेमोक्रेसी की है। तो इंडियन इंटरनल डेमोक्रेसी, तो आपसे पूछेगा एक होती है डेमोक्रेसी, एक होती है इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में, कि वहाँ के जितने भी जो पद हैं, पोजीशंस हैं, उनकी जो भी नियुक्तियाँ होती है, अपॉइंटमेंट, वो भी एक इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू होती है। यही चीज़ इसमें कहा गया है। और एट प्रेजेंट ये किसी हमारी एक नेशनल पार्टी है, वह उस वहाँ पर ये अभी एट प्रेजेंट चल भी रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी में अभी इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। अब कौन इलेक्शन लड़ रहा है, किसको कितने वोट मिले, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग ही जाने, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए तो यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए तो न्यूज़पेपर में हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी का जिक्र आया है, वो है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जिक्र यहाँ पर आया है। इलेक्शन कमीशन अगेन मैंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो अब इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं तो इसका जिक्र होगा, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है।
तो इसका जिक्र है वो है आपके आर्टिकल 3 to 4। आर्टिकल 324 3 to 4 में हमारे इलेक्शन कमीशन का जिक्र करा गया है। इलेक्शन कमीशन में बात करें तो होता कौन है, तो इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके अलावा 2 और लोग जो कि इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं, यानी ये एक 3 मेंबर बॉडी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंट होने के तुरंत बाद इसको बना दिया गया था, 1950-51 में इसका बना दिया गया था। ये करते कौन है, क्या क्या गाँवों के हमारे सरपंच के इलेक्शन भी ये कराते हैं, तो ऐसा नहीं है, इनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में इनका भी काम डिफाइन है। ये टोटल 6 इलेक्शंस कराती हैं हमारी इलेक्शन कमीशन। पहला प्रेसिडेंट का इलेक्शन, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, तीसरा हमारे राज्यसभा की जो एमपीज हैं उनका इलेक्शन, चौथा लोकसभा के एमपीज का इलेक्शन, पांचवा हमारे स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन, और 6 जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, जो हमारे एमएलएस के अलावा जो एमएलसीज होते हैं उनका इलेक्शन। तो ये टोटल कितने इलेक्शन कराती है, 6। 3 मेंबर बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन में, 324 में इनको जगह दी गई है। इसके अलावा इलेक्शन ही कराती है, उसके अलावा क्या ये बैठी रहती है, तो ऐसा नहीं है। ये टाइम टू टाइम और भी काम देखती है, जैसे आपकी वोटिंग आईडी बनाने से लेकर उसको हमारे टाइम टू टाइम वोटिंग आईडी है वो हमारे अपडेट होती रहती है। तो जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना इनका काम है। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलेट करने का काम है। कोई नई पार्टी बन रही है तो उस नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, तो वो भी इलेक्शन कमीशन में होगा। मेजर ये इनके 6 इलेक्शंस हैं। इसके अलावा जो इनके कुछ सब काम्स हैं वो भी ये लोग देखते हैं। ये हमारा इलेक्शन कमीशन के बारे में था। हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेक कर लिया न्यूज़पेपर में, क्योंकि ये आया है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगेन एक नई आप हमारी जो मोबिलिटी है उसमें थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे होंगे कि पहले पेट्रोल की गाड़ियां आपको नजर आती थी और आजकल आपको एक नई व्हीकल्स नजर आ रहे हैं, वो है आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब आपसे एक क्वेश्चन जो यहाँ पर इस पूरी न्यूज में एक क्वेश्चन अभी बनेगा यदि करंट अफेयर में कि अभी रिसेंट में कौन से जगह है या कौन सा यूटी है जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी आई है, तो वो है आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ की रिसेंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसीज आई है। दरअसल गवर्नमेंट आपको, यदि आप वाकई में चीज़ को समझना चाहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों चल रहा है, क्यों हम पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या है। जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तो जो कॉस्ट है, जो रेट है वो भी ज़्यादा है, लेकिन इसके क्या बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स होंगे तो ही तो गवर्नमेंट इस पर इतना फोकस कर रही है। दरअसल सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का वो तो ये है कि ये एक जीरो इमिशन व्हीकल है। जीरो इमिशन व्हीकल मतलब जितना इमिशन जो है पोल्यूशन का, पोल्यूटेंट्स का, वो हमारी एक पेट्रोल के या डीजल के जो व्हीकल्स कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन तो क्या, इनका तो जीरो है। जीरो, ये जो पोल्यूटेंट्स जो इमिट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, ये ऐसा कोई इमिशन इन पर नहीं होता है। दूसरा, आप जानते हैं कि पेट्रोल डीजल हमारे यहाँ इंडिया में लोकल इतने है नहीं, है तो सही बहुत लिमिटेड है, इतने भी नहीं है कि हमारे 7 दिन का भी पूरा कोटा पूरा हो जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया का। यानी चीज़ को हमको इंपोर्ट करना होता है। पेट्रोल डीजल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ता है। फॉरेन पॉलिसी पे कैसे पड़ता है, देखो अभी हम इंपोर्ट करते हैं इराक, यूएई, सऊदी अरब, जो अरेबियन कंट्रीज हैं। तो इस मैटर पे यदि फॉरेन पॉलिसी में यदि और जो दूसरे इश्यूज हैं उन पर हम उनके साथ ज़्यादा टाई अप नहीं कर सकते, उन पर बार्गेनिंग नहीं कर सकते, दूसरे इश्यूज पर हम बार्गेनिंग नहीं कर सकते। कोई इशू आया नुपुर शर्मा वाले केस से आप इसको रिलेटेड करके देख सकते हैं। तो उन जो भी डिस्प्यूट आते हैं या फिर कोई भी बात आती है तो हम इनसे ज़्यादा कुछ कहने के नहीं रहते, क्योंकि इनको पता है कि हमारी डिपेंडेंसी इनके ऊपर है। यही फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि हमारी डिपेंडेंसी पेट्रोल या डीजल की वजह से उन पे है। और ये आते हैं तो इनका, ये इंपोर्ट करते हैं तो इनका अपना एक बिल भी आता है साथ में, और वो बिल जाता है हमारे फॉरेक्स रिजर्व से। तो हमारा जो पैसा है वो किसी दूसरे कंट्री को हम दे रहे हैं, हमारा फॉरेक्स रिजर्व खाली हो रहा है। इसके वजह से हम एक इंडिया क्या है, एक इंपोर्ट कंट्री बन के रह गया पेट्रोल डीजल की वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है हमारे इंपोर्ट में। हम इंडिया जो कि इतनी बड़ी पावर होने के बावजूद एक इंपोर्ट कंट्री बन के रह गया पेट्रोल डीजल की वजह से। यदि यहीं पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करेंगे तो ना तो पेट्रोल खरीदना ना डीजल खरीदना,
इन देशों के साथ भी हमारे जो अब तक हम दब के रहते थे वैसा भी कुछ नहीं रहेगा। हमारा इम्पोर्ट, हम इम्पोर्ट कंट्री से एक्सपोर्ट कंट्री बनेंगे। इसके अलावा हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो भी, उसमें भी जो है वो भी थोड़ा बहुत सेव होगा। तो ये सारे फायदे जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो रहे हैं। इसके लिए चंडीगढ़ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाया है। इसमें क्या करते हैं कि ये जो भी कंपनीज होती हैं उनको कुछ सब्सिडीज दे देते हैं। आप व्हीकल लेते हैं तो उस व्हीकल का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उस रजिस्ट्रेशन पे छूट दे देंगे। इन्होंने 70% की छूट दे दी है। इस तरीके से पूरा ये सेटअप चलता है। कई जगह 100% की छूट दे देते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। इस तरीके से पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करा जा रहा है पेट्रोल या डीजल व्हीकल के ऊपर। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में था। अगेन आज मंडे है तो मंडे को इसमें मनी वाइज आता है, जो कि एग्जाम के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। और लास्ट जो पेज है वो है हमारा वर्ल्ड इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको दिख रही है, पहली न्यूज़ है आपकी, इसमें टोटल 2 न्यूज़, इस पूरे में आपको इम्पोर्टेंट 2 न्यूज़ है। और एक तो ये आपका ये बांग्लादेश वाला और एक आपका ये टाइफून वाला। ये जो न्यूज़ है आप रिलेट करेंगे तो आपके पेपर में आपकी ज्योग्राफी भी आई है। इस पेपर में दरअसल यहाँ पर टाइफून के बारे में बता रखा है। एक करंट अफेयर से जो क्वेश्चन बनेगा, करंट यदि बनता है तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में नोरू न्यूज में था, ये क्या था? तो ये एक टाइफून था। ये किस देश में था? तो वो है आपका जो नोरू जो था वो आपके फिलीपींस में एक्टिव था। टाइफून था, फिलीपींस में था। टाइफून होता क्या है? तो इंडिया में आपने साइक्लोन का नाम सुना होगा, साइक्लोन का ही भाई टाइफून है। दरअसल वर्ल्ड में जो इस तरीके साइक्लोन जैसी एक्टिविटीज़ होती है उसके कुछ सिनोनिम्स वर्ड चलते हैं। और यदि हम इस पूरे वर्ल्ड में इसके सिनोनिम्स को देखें कि जैसे हमारे यहाँ साइक्लोन बोलते हैं वैसे वहाँ टाइफून क्यों बोलते हैं, तो इस पूरे को देखें, एक वर्ल्ड मैप के थ्रू इसको देखें। ये आपका वर्ल्ड मैप पूरा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आपका अफ्रीका, अगेन ये अरेबियन कंट्रीज, ये हम यूरोप चले गए, ये हम ईस्टर्न यूरोप आ गए, ये पैसिफिक कंट्रीज में आ गए, चाइना गुजरे, ये हमारा इंडिया, ये ईरान, ऑस्ट्रेलिया। इस पूरे वर्ल्ड मैप में आप देखेंगे तो जो साइक्लोन्स जहाँ जहाँ बनते हैं वहाँ वहाँ उनके लिए जो नेम यूज़ करा जाता है वो अलग है। इंडिया की देखें तो इंडिया में हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। अगेन जो पैसिफिक कंट्रीज़ है, जो चाइना ये फिलीपींस वाला पार्ट है, यहाँ पर इसको टाइफून बोलते हैं। जबकि चाइना, इसके जापान में इसको टाइफू बोलते हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया में भी ये ऐसी एक्टिविटीज़ एक्टिव होती हैं जहाँ पर इन्हें विलीज बोलते हैं, विलीज। अगेन इसके अलावा जो हमारा कैरेबियन कंट्रीज़ है, ये अटलांटिक वाला पार्ट, यहाँ पर भी साइक्लोन जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, साइक्लोन जैसी कंडीशंस बनती हैं और यहाँ पर जो बोलते हैं वो सबसे ज़्यादा फेमस हुरिकेन्स है। तो इस तरीके से 5 नाम आए आपके सामने, पांचों नाम एक दूसरे से रिलेटेड है। आपसे पूछ लेगा कि हुरिकेन कहाँ से रिलेटेड है, तो साइक्लोन कहाँ से है, विलीज कहाँ से है, टाइफून कहाँ से है, तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। यानी ये न्यूज़ आपको 2 तरीके के क्वेश्चन देके जा रही है। एक करंट का कि हाल ही में एक नोरू न्यूज़ में था, तो नोरू क्या था, टाइफून था, कहाँ पर था, तो फिलीपींस में था। दूसरा एक स्टैटिक पार्ट से आपके ज्योग्राफी से एक रिलेटेड क्वेश्चन जो है, ये हम स्टैटिक में भी पढ़ते हैं कि हुरिकेन्स क्या है, साइक्लोन क्या है, विलीज क्या है, टाइफून क्या है। तो यही चीज़ हमारा इंटेंशन होता है कि हम करंट को हमारे स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड करके पढ़ें। ये हमारा ज्योग्राफी वाला एक पोर्शन था। इसके अलावा हम न्यूज़ देखते हैं तो कोरिया वर्सेस कोरिया में साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया की एक वॉर चल रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। ये इनका बॉर्डर इश्यूज है। हर कंट्रीज के लमसम हर दूसरी कंट्री के किसी न किसी अपनी नेबर कंट्री के साथ बॉर्डर इश्यूज होते हैं। यदि इसमें इंडिया का कोई रोल होता है या इंडिया का बॉर्डर डिस्प्यूट है तो हम उन्हीं को देखते हैं। अब इनका पर्सनल बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये जाने। ऐसे ही इसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये एग्रीमेंट यदि अभी यूएई जर्मनी के बीच में हो रहा है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि यहाँ जर्मनी की जगह इंडिया होता तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता।
ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये रशिया की पर्सनल न्यूज़ है मॉस्को की, तो मॉस्को में क्या हो रहा है उससे कहीं बेटर है कि दिल्ली में क्या हो रहा है हम वो ही जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ में। अगेन ये चाइना की पॉलिटिकल न्यूज़, ये वर्ल्ड वार की बता रहे हैं। एक न्यूज़ हमारे नेबर्स कंट्रीज कब से इंटर वर्ल्ड पेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे जो है वो नेबर कंट्रीज होते हैं, स्पेशली जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में है, बांग्लादेश वगैरह, श्रीलंका, पाकिस्तान, इनमें क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा ज़रूरत इन्हीं की होती है। अब जैसे बांग्लादेश की ही यहाँ पर एक न्यूज़ है, तो 24 लोग मारे गए एक बोट के पलट जाने की वजह से। दरअसल कितने लोग मारे गए, कितने लोग मारे गए आपसे कोई नहीं पूछ रहा, कौन सा कहाँ पर मारे गए, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात है और वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो भी स्पेशली मैप बेस्ड। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कहाँ मारे गए, तो ये बांग्लादेश में। और ये पिलग्रिम्स थे, यानी कोई ना कोई जगह जा रहे होंगे। तो हमारे लिए यहाँ पर इस पूरे आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, आप उसे ज्योग्राफी की माने या उसे आर्ट एंड कल्चर की माने, वो है हमारा बोधेश्वरी टेम्पल। ये क्वेश्चन बनता है आपसे कि XYZ ये टेम्पल कहाँ है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि ये बोधेश्वरी टेम्पल कहाँ है। नाम से तो ऐसा लग रहा है कि टेम्पल है तो इंडिया में ही होगा, लेकिन आपसे ऑप्शन दे देगा इंडिया, हमारा श्रीलंका, बांग्लादेश, तो ये हमारा बांग्लादेश में है। तो ये पूरे आर्टिकल में सबसे एंड में जाके लिख रखा है कि बोधेश्वरी टेम्पल एक जगह। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोधेश्वरी टेम्पल कहाँ है। यही न्यूज़पेपर था वर्ल्ड न्यूज़पेपर में। वर्ल्ड न्यूज़ के साथ हमारे न्यूज़पेपर का, द हिंदू न्यूज़पेपर का एंड होता है। यही न्यूज़पेपर आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। स्पोर्ट्स न्यूज़ में कोई आज काम की न्यूज़ नहीं है, इंडिविजुअल दिलीप ट्रॉफी की न्यूज़ है। ये तो हमारा डोमेस्टिक मैच होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यही हमारा पूरा न्यूज़पेपर था आज का। थैंक यू वेरी मच।